हेलो गाइस, रुद्र एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास की फिजिक्स की सेकेंड यूनिट धारा वैद्युतिकी से। इसका चैप्टर है विद्युत परिपथ। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो कि थ्योरी में भी काम में आता है और प्रैक्टिकल में भी काम में आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन उठता है। चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है विद्युत परिपथ एवं विद्युत परिपथ से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम भी कह सकते हैं इसको। इसके 2 नियम हैं, पहला संधि नियम, दूसरा लूप नियम। तीसरा चैप्टर का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। चौथा जो टॉपिक है मीटर सेतु व इसकी कार्यप्रणाली। पांचवा जो टॉपिक है विभवमापी व कार्यप्रणाली। छठा जो टॉपिक है विभवमापी के अनुप्रयोग। तो चलिए इसकी शुरुआत की जाती है। तो हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। तो हमें पहले ये जानना होगा कि विद्युत परिपथ होता क्या है, और इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि परिपथ का मतलब क्या होता है। परिपथ का मतलब होता है कि एक बंद पाथ, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी चीज़ का बना हो, एक बंद पाथ, उसका मतलब होता है परिपथ, है ना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक पानी की पाइप का टुकड़ा है जिसमें पानी भरा है, अब इस पाइप के पहले सिरे को अंतिम सिरे से हम जोड़ दें तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अब पानी इसमें, या इस पॉइंट से, यदि हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने तो इस पॉइंट से लेकर वापस इसी पॉइंट तक घूम के आ सकता है, तो इसे हम कहेंगे बंद पथ यानी परिपथ। तो उसी प्रकार विद्युत परिपथ की जब बात आती है तो उसके लिए होता है कि जैसे तार से बना हुआ एक बंद पाथ जिसके अंदर एक सेल लगा हो, जैसे ये इसमें एक सेल लगा है जिसका विद्युत्वाहक बल है E। अब इसमें से ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। जब इस प्लस टर्मिनल से धारा निकलकर वापस माइनस टर्मिनल में आ जाती है तो इसे ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे समझ में। विद्युत परिपथ, जब बैटरी या सेल का पॉजिटिव करंट निकलकर पॉजिटिव तार से गुजरते हुए वापस नेगेटिव तार के द्वारा वापस उसी स्थान पर पहुंच जाए तो इसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ से संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण और भी परिभाषाएं देखनी होगी। जैसा कि पहला आता है हमारा जाल, जो कि हमारे आगे काम में आएंगे। जाल, शाखाएं, संधि बिंदु। तो पहला है हमारा जाल। जाल का मतलब होता है कि विद्युत स्रोत जैसे सेल या बैटरी तथा प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड आदि जैसी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आपस में संयोजन से बना परिपथों का एक समूह। यानी कि इसमें बहुत सारे परिपथ होंगे जिनका एक समूह होगा। इस पूरे समूह को हम जाल कहेंगे। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जहाँ एक सेल लगा है, कुंडली लगी है, प्रतिरोध लगा है, बल्ब लगा है, संधारित्र लगा है, डायोड है, प्रतिरोध वापस है, तो ये पूरा एक मिलकर जाल कहलाता है। यानी इसमें बहुत से परिपथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम जाल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है शाखा। शाखा कहते किसे हैं? परिपथ के बारे में हमने जाना कि ये है, जैसे इसमें शाखा का बताया गया है कि शाखा किसी परिपथ का वह भाग होता है जहाँ धारा का मान नियत होता है। जैसे मैं इस डायग्राम में बता दूं कि धारा यहाँ से निकलेगी, इस तरफ जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक धारा का मान नियत होगा, क्योंकि आगे जाने के बाद धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ और यहाँ धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ सेम है, तो ये एक शाखा हो गई इस जाल की, ये एक शाखा हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक भी धारा का मान नियत होगा, क्योंकि यहाँ से धारा का कहीं बंटवारा नहीं होगा, तो ये भी एक शाखा ही होगी। यहाँ से यहाँ तक ये भी एक शाखा होगी, ये भी एक शाखा होगी, ये भी शाखा, ये भी शाखा, ये भी शाखा और ये भी एक शाखा होगी। तो ये होती है शाखा। अब आता है हमारा संधि बिंदु। संधि बिंदु परिपथ या जाल का वह हिस्सा होता है जहाँ पर बहुत सारी शाखाएं आकर मिलती है। एटलीस्ट 2 से अधिक तो शाखाएं मिलती ही हैं। जैसे इस जाल के एक डायग्राम में मैं बता दूं
जैसे यहाँ एक शाखा है, ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। अब ये इस बिंदु पे आके मिल रही है, तो ये बी बिंदु क्या हो जाएगा, संधि बिंदु हो जाएगा। वैसा ही एक और संधि बिंदु है सी, क्योंकि यहाँ भी ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा आपस में मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस बिंदु को हम संधि बिंदु नहीं कह सकते। ये बिंदु और ये बिंदु संधि बिंदु है। ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा यहाँ आकर मिल रही है, इसमें भी यही हो रहा है, तो ये शाखाएं हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है पाश या लूप। लूप किसी परिपथ की शाखाओं से मिलकर बना धारा का बंद पथ, यानी ये जाल है। इसके अंदर शाखाओं से मिलकर बना बंद पथ, जैसे ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, ये चार शाखाएं मिलकर ये एक बंद पाथ बना रही हैं। देखिए ये, तो इसे हम कहेंगे ये एक लूप है। इसे हम बोलेंगे ABCABGH लूप। अब जैसे यहाँ है, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा आपस में मिलकर एक बंद पाथ बना रही है, ये भी एक लूप होगा। इसे हम कहेंगे BCFGB लूप। जैसे ये भी एक लूप होगा, तो ये है लूप। अब बात आती है किरचॉफ के नियम, जो कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो इसके दो नियम है, जैसा कि हमने पहले बताया था। संधि नियम पहला नियम है और दूसरा है लूप नियम, जो हम आगे पढ़ेंगे। संधि नियम। संधि नियम, इस नियम के अनुसार बात कुछ इस प्रकार है कि ये किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है, अर्थात या यह संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के तुल्य होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने एक परिपथ लिया, यहाँ सेल तो लगाना ही है, इसमें एक संधि बिंदु बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, R मान लेते हैं इसको। यहाँ से धारा निकली, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। यहाँ से धारा निकली, यहाँ पे आई, यहाँ मान लेते हैं I1 धारा है। अब धारा यहाँ से और यहाँ से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा, इसे हम मान लेते हैं C, जो कि संधि बिंदु है यहाँ पे। यहाँ मान लेते हैं I2 धारा गई, यहाँ मान लेते हैं I3 धारा गई। तो ये बता रहे हैं कि जो I1 होगी, I1 की जो वैल्यू होगी I2 और I3 के योग के बराबर होगी। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ I1 बराबर I2 प्लस I3। दोस्तों इसे भी एक एग्जाम्पल द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि एक पाइप है, इसमें यह एक और पाइप है जो जुड़ा हुआ है, एक और पाइप है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ से प्रेशर से पानी आ रहा है, पानी दो भागों में बढ़ जाएगा। अब जितनी मात्रा पानी की यहाँ से आई है उतनी उन दोनों में आपस में बढ़ गई। तो अगर मैं इन दोनों की मात्रा को जोड़ दूँ तो इसकी जो मात्रा होगी उसके बराबर ही आएगी। यानी यही पॉइंट इसमें है कि जितनी धारा मैंने यहाँ से दी और उतनी ही इनमें बढ़ गई, तो ये I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगी। यही संधि नियम है। एक बार फिर से, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है, और इसे शून्य करने के लिए, यानी अभी मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि जैसे I1 मैंने इसको मान ली कि धारा गई, यानी यहाँ पहुँची, तो मैं इसको प्लस मान लेता हूँ। अब यहाँ से धारा निकल रही है तो मैं इसको मान सकता हूँ माइनस, यहाँ से भी निकल रही है तो माइनस, बराबर कितना होगा 0। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को पक्षांतर करके इधर भेज दूँ तो ये माइनस में आ जाएंगे और इधर बचेगा 0। तो दोनों परिभाषाएं एक ही हैं। अब आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे इस संधि बिंदु पर 5 शाखाएं आकर मिल रही हैं, ये संधि बिंदु है, यहाँ I1 धारा मिली, I2, I3, I4 और I5। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि I1, I2 और I3 तो धाराएं आ रही हैं, यहाँ I हैं, और I4 और I5 धाराएं जा रही हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये प्लस में, और I4 और I5 माइनस में, क्योंकि ये बाहर जा रही हैं। इनका योग होगा 0 के बराबर। तो हम इनका पक्षांतर करके उन्हें उधर भेजेंगे तो भी ये प्लस में होंगे, इसलिए ये आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ 3 शाखाएं आकर मिल रही हैं, तो 2 शाखाएं तो आ रही हैं, एक शाखा जा रही है। एक शाखा जो जा रही है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, उसका मान हम मान लेते हैं x है।
तो यहाँ 3 एम्पेयर और 5 एम्पेयर धारा आई, तो यहाँ से जाने वाली धारा का मान भी इन दोनों के योग के बराबर ही होगा। जैसे 3 + 5 बराबर x, तो x बराबर 8 एम्पेयर, मतलब कि यहाँ 8 एम्पेयर की धारा जा रही है। अब ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम था, ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि ये धारा के ऊपर बेस्ड है। तो धारा की जो इकाई है वो है आवेश, क्योंकि आवेश के कारण ही धारा प्रवाहित होती है, तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये जो नियम है खुले एवं बंद दोनों परिपथ के लिए वैध होता है। अब आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लूप नियम या वोल्टा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये है कि जैसे हमने कोई परिपथ लिया, इसमें एक सेल लगाया, यहाँ एक और सेल लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब मैंने माना यहाँ से एक धारा निकली, I1 मान लेते हैं इसको, यहाँ से भी एक धारा निकली I2, यहाँ से गई I3, यहाँ इसका प्रतिरोध है I1 R1 R2, ये R3, इसका विद्युत वाहक बल है E1 E2। तो इनका जो कहना है कि किसी बंद लूप में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस लूप में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। यानी कैसे कि जैसे ये एक लूप है, नाम देते थे इसको ABCDA, ये लूप है, तो इसके अंदर बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का समीशन यानी कि योग इनमें इस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के योग के तुल्य होगा। यानी कि जैसे ये है, इस लूप की हम बात करते हैं, तो इसमें धारा R1 में I1 बह रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं I1 R1 प्लस इसमें R2, ये एक लूप है तो इसके अंदर ये भी आएगा, तो I2 R2 बराबर हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ E, यानी कि इन दोनों का योग। अब माइनस है प्लस है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे कि एक लूप की आवश्यकता और होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों का योग विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा, यानी कि IR बराबर सिग्मा E, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यही समझाना चाह रहा है, किसी परिपथ में स्थित बंद लूप में प्रतिरोधों एवं उसके संगत बहने वाली धाराओं के गुणनफल का योग उस लूप में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के तुल्य होता है। जैसे मैंने बताया था, समीशन IR बराबर समीशन E माइनस समीशन IR बराबर 0 और समीशन V बराबर 0, क्योंकि V यानी कि वोल्टा बराबर E विद्युत वाहक बल माइनस IR ये होता है, इसलिए ये भी 0 होगा। E यहाँ विद्युत वाहक बल है, V वोल्टा है। अब इस नियम की जब बात करते हैं, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और ये नियम केवल बंद पथों में ही लागू होता है, क्योंकि धारा केवल बंद पथ में ही बहती है। अब इन दोनों नियमों के एक जो आगे हमारे काम में आएगा न्यूमेरिकल में, वो है तो उसके लिए लूप मैंने बताया था आपको कि लूप की एक आवश्यकता होती है, कि मतलब जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। तो उसके लिए एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है लूप लेना पड़ता है, मतलब एक दिशा होती है कि परिपथ में हम किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं। तो आप किसी भी तरफ से ले सकते हैं, या लेफ्ट हैंड लें या राइट हैंड लें। तो लूप को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये हो गया आपका राइट हैंड वाला, ये हो गया लेफ्ट हैंड वाला। चाहे तो आप इसको ऊपर या इसको नीचे कर लें, बात एक ही है। तो परिपथ को सॉल्व करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब इसके लिए कुछ नियम है कि लूप लेने पर धारा का मान हम समीकरण में माइनस रखेंगे या प्लस रखेंगे, कब रखेंगे माइनस, कब रखेंगे प्लस, कब विद्युत वाहक बल को माइनस रखेंगे, कब प्लस रखेंगे उसे। तो उसके कुछ नियम है जो इस प्रकार से हैं कि लूप, पहला नियम है कि जब धारा लूप की दिशा में हो तो धारा व इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का मान समीकरण में धनात्मक रखा जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। मैंने बताया था, ये एक मान लीजिए परिपथ है, यहाँ से बंद, यहाँ सेल लगा है, यहाँ से धारा गई, I1 धारा गई R के संगत। तो मैंने लिया लूप लेफ्ट हैंड वाला, ये लूप लिया, तो अब धारा की दिशा लूप की दिशा के अनुदिशी है, तो ये समान दिशा में होने के कारण हम इसको
प्लस में लिखेंगे, यानी कि जो धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल है वो हम समीकरण में प्लस रखेंगे। उसी प्रकार जैसे ये दूसरा नियम है, जब धारा लूप की दिशा के विपरीत हो तो धारा व उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल समीकरण में ऋणात्मक लिखा जाता है। ये समीकरण मैं बता दूं आपको, जब हम परिपथ को सॉल्व करेंगे ना, धारा या प्रतिरोध का या किसी का मान निकालेंगे, तब ये काम में आएगा। तो ये समीकरण हम किरचॉफ के नियम में लगाएंगे। जैसे यहाँ है, ये भी एक बंद परिपथ मान लेते हैं हम, यहाँ सेल लगाए, तो यहाँ धारा की दिशा लूप के विपरीत है, तो हम जब समीकरण में I इंटू आर करके योग करेंगे तो वहाँ I इंटू आर का वैल्यू माइनस रखा जाएगा। उसी प्रकार थर्ड नियम है, जब लूप की दिशा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर हो तो समीकरण में सेल का विद्युतवाहक बल ऋणात्मक लिखा जाता है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। जैसे प्लस से माइनस की ओर है लूप की दिशा, ये है, यानी कि प्लस से होता हुआ माइनस जा रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि समीकरण में जब हम विद्युतवाहक बल का मान लिखेंगे और लूप की दिशा धन से ऋण की ओर होगी तो विद्युतवाहक बल का मान ऋणात्मक लिखा जाएगा समीकरण में। फोर्थ है, जब लूप की दिशा सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर हो तो समीकरण में सेल का विद्युतवाहक बल धनात्मक लिखा जाता है, जैसा कि दर्शाया गया है। लूप की दिशा इस प्रकार है कि सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर है, तो धन टर्मिनल की ओर होने के कारण ये विद्युतवाहक बल का मान हम समीकरण में प्लस रखेंगे। अब ये समीकरण में कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये जो जटिल परिपथों को हम सॉल्व करेंगे ना, तब ये नियम लगाएंगे, किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय दोनों नियम लगेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं दो लूप हैं ABCDA और दूसरा लूप है DCEFD। ये लूप हैं, दोनों लूपों की दिशा ले रखी है, दोनों राइट हैंड है। चाहे तो आप एक को लेफ्ट एक को राइट या दोनों को राइट या दोनों को लेफ्ट ले सकते हैं। अब इस लूप को जब हमें सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से करेंगे कि अब लूप की दिशा ये ली है, तो I1 धारा इसमें से लूप की दिशा के समान दिशा में ही है, तो हम I इंटू आर का गुणनफल क्या लिखेंगे, I इंटू आर का गुणनफल प्लस पॉजिटिव होगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम लगा रहे हैं हम। अब लूप ABCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यानी ये जो डायग्राम है इसे मोड़ देते हैं, इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम लगा रहे हैं इस वाले लूप में। तो I1 इंटू R1 यानी कि ये सेम दिशा में इसलिए प्लस में। अब बात आती है ये लूप में ये वाली शाखा भी आती है, तो इस शाखा में I2 धारा और R2 प्रतिरोध है, तो इन दोनों का गुणनफल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि लूप घूम के आएगा तो इसी दिशा में, दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, तो ये दोनों प्लस में। अब बराबर में अपन विद्युतवाहक बल लिखेंगे, क्योंकि अपना जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो कुछ इस तरीके से होता है, समीशन I इंटू आर बराबर समीशन E। तो अब समीशन E के लिए भी नियम बनाए थे, लास्ट वाले जो दो नियम थे लूप के, वो इस तरह से हैं कि जब लूप की दिशा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जा रही है तो विद्युतवाहक बल को प्लस में लिखेंगे, ये प्लस में E1। अब लूप की दिशा इस वाली शाखा में लगे सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रही है, तो विद्युतवाहक बल को हम माइनस में लिखेंगे, ये माइनस में E2। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं दूसरे लूप की बारी। दूसरे लूप में भी दो सेल लगे हैं, दो प्रतिरोध हैं, I2 और I3 धारा बह रही है, तो लूप की दिशा के अनुसार इसमें भी I2 और R2, I2 की दिशा लूप की दिशा के विपरीत है, तो हम यहाँ I2 इंटू R2 माइनस में लेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम लगा रहे हैं यहाँ भी। अब बात आती है I3 की। I3 की दिशा लूप की दिशा में ही है, देखिए ये लूप घूमेगा ऐसे, तो ये आएगा तो इसी दिशा में, यानी कि इसकी और इसकी दिशा सेम हो गई, तो I3 और R3 के गुणनफल को हम प्लस में लिखेंगे। अब बात आती है विद्युतवाहक बल की, बराबर लगा दिया। विद्युतवाहक बल में अब लूप की दिशा E2 के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रही है, तो E2 को हम लिखेंगे प्लस में, और E3 विद्युतवाहक बल वाले सेल की लूप में दिशा जो है वो इस तरीके से है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रही है,
तो E3 का विद्युत वाहक बल हम माइनस में लिखेंगे। ये दो समीकरण हो गई। अब किरचॉफ का प्रथम नियम भी हम लगा ही लेते हैं बिंदु डी पर या सी पर, क्योंकि ये दो ही संधि बिंदु है यहाँ। तो इस समीकरण से हमें निकलेगा कि I1 धारा आई इस बिंदु पर और I3 और I2 धारा जा रही है, यानी कि I1 बराबर I2 प्लस I3, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का योग I1 बराबर I2 प्लस I3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे देखेंगे, जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक उदाहरण लेंगे हम, ये उससे हम सीखेंगे। ये इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, रख के ये समीकरण प्राप्त करेंगे। इसका आगे हम देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में हमें I2, I3 और I1 धारा का मान ज्ञात करना है। हमारे पास विद्युत वाहक बल है, रेजिस्टेंस है, लेकिन धारा का मान नहीं है। तो ऐसे जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए ही किरचॉफ के नियम बनाए गए हैं। तो किरचॉफ के नियम यहाँ लगाएंगे और धारा के मान ज्ञात करेंगे। अब वो किस प्रकार से लेंगे, वो ऐसा है कि इसमें पहले तो हमें लूप लेना पड़ेगा। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड लें, चाहे राइट हैंड लें। तो इसमें हम राइट हैंड वाला ले लेते हैं। ये लूप की दिशा इस तरफ, इसमें हम ऐसा वाला ले लेते हैं। ये लूप की दिशा इस तरफ, कैसा भी ले सकते हैं। अब इस परिपथ को सॉल्व करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। लूप लेते हैं हम EFDCE। इस लूप में पहले धारा की दिशा देखते हैं। इसमें I2 और I1 धारा है, तो I2 धारा की दिशा लूप की दिशा के विपरीत है, यानी कि हम I2 और इस प्रतिरोध के गुणनफल को माइनस में लिखेंगे, -4I2। और अब धारा ये है, I1 की धारा लूप की दिशा में ही है, तो I1 और इस प्रतिरोध के गुणनफल को हम प्लस में लिखेंगे, 6I1 = 2। अब आती है सेल की बात। इसमें 2 सेल लगे हैं इस लूप में, तो इसमें देख लेते हैं लूप की दिशा सेल के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रही है, यानी कि हम इसे प्लस में लिखेंगे। और अब बात करते हैं इस वाले सेल की, तो इसमें भी लूप की दिशा माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रही है, तो इसे भी हम प्लस में लिखेंगे। इसे हम थोड़ा जमा लेते हैं, जैसे कि ये जमा है। अब लूप दूसरा वाला लेते हैं, CDBAC में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, 6I1 + 2I3 = 10। ये लूप की दिशा के अकॉर्डिंग मैंने प्लस 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 लगाए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें संधि नियम भी लगाना होगा। बिंदु डी पर मैंने बिंदु डी या सी पर संधि नियम लगा सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण बनी I3 = I2 + I1। अब I3 ये तीसरी समीकरण है। इस तीसरी समीकरण का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। रखने पर हमें ये प्राप्त हुई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 और 1 को हम विलोपन विधि से हल करने के लिए 2 से गुणा करके आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू आई हमारे पास में 2 एम्पियर। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब I1 की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, जिससे हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास I2 की वैल्यू आई -3 एम्पियर। अब I1 और I2 की वैल्यू है, इसे हम समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, जिससे हमारे पास में I3 की वैल्यू आ जाए। ये रख दी। I3 की वैल्यू आई -1 एम्पियर। तो इसी प्रकार से किरचॉफ के नियमों की पालना करके हम जटिल से जटिल परिपथों को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु, उसको हम पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन सेतु, तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। व्हीटस्टोन सेतु एक वैज्ञानिक की करामात है। ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, इसका नाम ही व्हीटस्टोन सेतु है, इसके नाम पर इसके ब्रिज का नाम रखा गया है। तो इसने एक सेल, 4 प्रतिरोध और एक धारामापी लेकर एक विशेष तरीके का परिपथ बनाया, तो उसे नाम दिया व्हीटस्टोन सेतु। ये इसकी विशेषता ये है कि इसमें लगे 4 प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध का मान अगर ज्ञात न हो तो
उन तीनों प्रतिरोधों के मान से हम उस चौथे प्रतिरोध के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी संरचना इस तरीके से है। ये रहे वो 4 प्रतिरोध, इसे हम नाम देते थे P, S, Q और ये R। इसमें एक सेल लगा है। ये धारामापी है जो धारा की दिशा और मान हमें बताता है। ये प्रतिरोध, ये कुंजी, हाँ, यहाँ से I धारा निकली, इस भुजा में I1 और I2 धारा गई, यहाँ I3 या I4। I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं संधि नियम से, यहाँ भी संधि नियम से I4 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसकी संरचना में इस भुजा को अलग नाम दिया है, इस भुजा को अलग नाम दिया है, इस भुजा को अलग नाम दिया है कि जहाँ मैंने बताया था कि जैसे इसमें 4 प्रतिरोध है। इसकी विशेषता ये कि चौथा प्रतिरोध हमें ज्ञात न हो तो बाकी 3 प्रतिरोधों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जहाँ अज्ञात प्रतिरोध लगा है, हम मान लेते हैं कि R अज्ञात है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। बाकी P, S, Q की वैल्यू हमारे पास में है, तो इसे हम कहेंगे अज्ञात भुजा और बाकी 3 को कहेंगे ज्ञात भुजा। इसमें धारामापी लगा है BD भुजा में, तो इसे कहेंगे धारामापी भुजा। और AC भुजा में सेल लगा है, तो इसे हम कहेंगे सेल भुजा। तो ये संतुलित अवस्था पर आधारित है। जान लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होती क्या है। संतुलन की अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का मतलब है कि व्हीटस्टोन सेतु का ये B बिंदु और ये D बिंदु, यहाँ और यहाँ विभव का मान बराबर हो जाए, यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। अर्थात कि जब B और D पर विभव का मान समान हो जाएगा, यानी कि VB बराबर VD हो जाएगा, तो इसमें धारा बहेगी नहीं, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, जबकि यहाँ विभव बराबर है तो धारा का बहने का सवाल ही नहीं उठता। तो IG का मान यहाँ हो जाएगा 0। इसे हम शून्य विक्षेप की स्थिति भी कह सकते हैं। धारामापी इस समय हमें 0 की ओर संकेत करेगा। ठीक, ये हो गई संतुलन की अवस्था। तो इसका जो एक सिद्धांत है जिसकी पालना करके ही हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जान सकेंगे, और इसकी विशेषता का जो सिद्धांत है वो ये है। तो अब इसके सिद्धांत की गणितीय व्याख्या करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, जिसे हम कर रहे हैं संतुलन की अवस्था में, हम जानते हैं VB बराबर VD होता है संतुलन की अवस्था में। तो अब AB भुजा और AD भुजा का विभवांतर भी बराबर होगा। VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD, विभवांतर बराबर होगा। तो विभवांतर किसके बराबर होगा? धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। यानी कि AB भुजा में I1 धारा और P प्रतिरोध, इसमें I2 धारा और R प्रतिरोध, यानी I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R। तो I2 को इधर और P को उधर भेज देते हैं। ये समीकरण 1। उसी प्रकार BC भुजा और DC भुजा में भी यही होगा कि विभवांतर इनका बराबर होगा। विभवांतर आ जाएगा I3S बराबर I4Q। अब हम जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में धारामापी भुजा यानी कि IG बहना बंद हो जाएगी, क्योंकि VB बराबर VD हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि I3 बराबर I1 और I4 बराबर I2 हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा था कि I3 बराबर I2 माइनस IG, तो IG 0 हो जाएगा। तो I3 बराबर I2, उसी तरीके से I4 बराबर I2 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण निकली I1 अपॉन I2 बराबर Q अपॉन S। अब समीकरण 1 और 2 I1 अपॉन I2 इक्वल हो जाएंगे R अपॉन P बराबर Q अपॉन S। तो हमें R का मान ज्ञात करना था, R बराबर Q इंटू P अपॉन S। तो यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका जो है वो इस तरीके से है कि हम इसे किरचॉफ के नियमों से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका सिद्धांत ये है, किरचॉफ के नियमों से भी हम इसकी गणितीय व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले लूप लेना होगा। इसके लिए हम पहले एक लूप ले लेते हैं, एक ये। तो इसकी गणितीय व्याख्या कुछ इस तरीके से होगी। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसमें लूप ले लिया है। लूप ABDA में ये किरचॉफ के नियम से धारा की दिशा बताइए, और सामने हम जहाँ विद्युत वाहक बल लिखा करते थे ये वहाँ आज 0 है। क्यों? क्योंकि इस लूप में कोई भी सेल नहीं लगा है। ठीक है। यहाँ IG धारामापी में बहने वाली धारा और RG, प्रत्येक वस्तु का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, तो उसी प्रकार धारामापी का भी एक रेजिस्टेंस माना है हमने, उसे हम नाम देंगे RG। ये उसकी दिशा के अनुसार, लूप की दिशा के अनुसार। अब लूप
बी सी डी बी में भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। ये नियम लगा दिया क्योंकि इसमें भी कोई सेल नहीं है तो बराबर में 0, और आई जी 0 होने के कारण ये इस तरीके से और ये समीकरण कुछ इस तरीके से जम जाएगी। समीकरण 1 और 2 से हम इन दोनों का आपस में भाग देंगे और फिर इन दोनों का भाग देने के बाद हमारे पास में ये फाइनली ये सूत्र आ जाएगा जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें बाकी तीनों ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। तो